आज बहुत से लोगों के हृदय में एक प्रश्न कई बार उठ रहा है कि एक सन्यासी 9 अगस्त को एक क्रांति क्यों और कैसे करने जा रहे हैं, और इस क्रांति से आखिर देश को क्या मिलेगा। काला धन कैसे जमा होता है, कहां-कहां जमा है और कितना है। एक तो काला धन वो है जो भ्रष्ट लोगों ने देश के साथ धोखा कर एवं घोटाला कर लूटा है, तथा दूसरा वो काला धन है जो देश की अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में पनप रहा है। इस काले धन की पूरी लड़ाई क्या है और भारत स्वाभिमान आंदोलन की पूरी आइडियोलॉजी व प्रिंसिपल क्या है। आखिर काला धन देश को कैसे मिलेगा। आस्था एवं संस्कार चैनल पर 2 दिनों तक हम इस विषय को प्रामाणिकता से रखेंगे। पूज्य स्वामी जी ने वर्षों तक काले धन पर अध्ययन व शोध करके जो निष्कर्ष निकाला, वो पूरा निचोड़ हम आपके बीच यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे इस प्रकरण पर पूरे देश में चर्चा हो। आज एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता इस देश को क्यों पड़ी आखिर। हम जब अपने अतीत की बात करते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से इतना उन्नत था, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इतना उन्नत था। मैं तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये मानता हूं कि आज भी हमारा देश कमजोर नहीं है। मैंने एक अर्थशास्त्री से पूछा कि भाई हमारे देश में ये बेईमानी नहीं होती, ये काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी ना होती, तो हमारा देश कहां होता। तो कहते हैं पिछले 30 सालों का ही यदि हम अनुमान लगाएं तो 30 साल, पिछले 30 साल, 65 साल हो गए हमें आजाद हुए, पिछले 30 सालों में ही ये काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी ना होती तो आज से 7 गुना ज्यादा हम आगे होते। माना कि आज से 30 साल पहले अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है, गति है, चाहे उसमें औद्योगिक उत्पादन है, चाहे हमारी सर्विसेज है, चाहे वो हमारी खेती है, वो उतनी ज्यादा उसमें गति नहीं थी। आबादी भी उतनी नहीं थी 30 साल पहले। ये तो आबादी पिछले 30 सालों में भी बहुत तेजी से बढ़ी है और अब और बड़ी समस्या खड़ी हुई है। माने जब देश आजाद हुआ था तब 30 से 35 करोड़ के आसपास थी हमारी आबादी, और 65 सालों में ये जो है करीब 4 गुना बढ़ गई है। ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि जी हम अपनी जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, खेती नहीं बढ़ा सकते। हम खेत कैसे बढ़ाएंगे, वो तो एक सीमित है, करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, तो इससे ज़्यादा ज़मीन हम नहीं बढ़ा सकते। उद्योगों की भी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। कोई चीज, कहीं ना कहीं सब चीज़ों को नियंत्रित करना पड़ता है। खैर वो एक दूसरा विषय है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में कहा कि 7 गुना हम आगे होते। यदि हम पिछले वाली गति को आधा या उससे भी कम मान लेते हैं तो हम 3% हम उसको ले लेते हैं, 3 गुना ले लेते हैं। तो आज यदि इन 65 वर्षों में बेईमानी ना होती भारत में, ये काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी ना होती, तो हम 10 गुना ज्यादा आगे होते। आज हमारी जीडीपी यदि करीब 100 लाख करोड़ रुपए की है तो हमारी जीडीपी कितनी होती? 1000 लाख करोड़ रुपए की, जो अमेरिका से करीब 300 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होती, जो चीन से लगभग दुगनी होती। 18वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था का 25% हमारा भाग था, हमारी भागीदारी थी। आज वर्ल्ड जीडीपी में हम कहां खड़े हैं? पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में जो हमारी भागीदारी है वो 1.5% है।
विश्व निर्यात में हमारी भागीदारी करीब 25 से 30% हुआ करती थी, वो हमारी भागीदारी 0.5% है, आधा % रह गई है। हम अपने आप को दुनिया से अलग तो नहीं करके देख सकते ना। दुनिया के सामने हम अपने आप को जो खड़ा पाते हैं तो कहाँ खड़े हैं? जब भारत आज़ाद हुआ था, ये मैं 17वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई बहुत पुराने ज़माने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो जो मैंने अभी बताया वो आपको 18वीं शताब्दी की बताई। विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी, विश्व निर्यात में हमारी भागीदारी। रुपए की हम बात देखें तो 1947 में जो रुपए की, डॉलर की, पाउंड की कीमत थी 1.35, माने डॉलर की करीब जो है 3 और उसकी 5 के करीब होती थी। इससे ज्यादा कभी अंतर नहीं। ये पिछले करीब मैंने जो है 300 सालों का हिसाब निकलवा करके देखा कि पिछले 300 सालों में रुपए, डॉलर और पाउंड में जो करेंसी में जो डिफरेंस अंतर होता है वो कितना आता। ठीक है, उस समय जो है वर्ल्ड बैंक नहीं बना था, उस समय IMF नहीं बना था, ये एक दूसरा पक्ष है, उसमें भी पक्षपात जो होता है वो उसको आगे निपटा जाएगा। लेकिन 1.35 का अंतर होता था, तो हम कहाँ खड़े हो गए आकर के? GDP में, एक्सपोर्ट में, निर्यात में, और अपने मूल्य, मुद्रा का मूल्य हमारा आज जो 1.3 हुआ करता था रुपए और डॉलर में, वो हो गया 1 और अब 56 का, शायद 57 का अंतर चल रहा है। अब 1 और 56 का अंतर, माने हम कितना गुना पीछे चले गए? 50 गुना पीछे चले गए। GDP में हम 10 गुना पीछे रह गए, निर्यात में हम 50 गुना पीछे, मुद्रा में हम 50 गुना पीछे, GDP में हम 10 गुना पीछे, और सैन्य शक्ति में, किसी भी देश की सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर बहुत महत्वपूर्ण होती है। मिलिट्री पावर में हम आज अमेरिका और चीन से कई गुना पीछे हैं, 3-4 गुना कम से कम पीछे हम चीन से। और जो है यदि बात की जाए अमेरिका की, तो उससे शायद 10 से 20 गुना पीछे होंगे हम। हाँ, उल्टे कामों में हम कई गुना आगे हैं, बेईमानी में कई गुना आगे हैं, गंदगी में कई गुना आगे हैं, जनसंख्या में कई गुना आगे हैं। जनसंख्या में हम पूरी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ कर रहे हैं, गंदगी में हम सबसे आगे हैं, हमसे ज़्यादा गंदा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। भ्रष्टाचार में हम सबसे आगे हैं, काला धन जमा करने में हम सबसे आगे हैं। यदि मानवीय मूल्यों की बात की जाए, शासन व्यवस्था की बात की जाए, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। एक तरफ यदि हम वैदिक काल की बात करें, नयमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, एक तरफ अश्वपति घोषणा करते हैं कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, एक भी व्यक्ति कंजूस नहीं है, एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अग्निहोत्र नहीं करता हो, और एक भी व्यक्ति दुराचारी व्यभिचारी नहीं है। ये तो हमारे राज्य व्यवस्था का आदर्श था। जीवन का आदर्श कितना ऊंचा होगा। इसलिए आज भारत को एक समग्र क्रांति की आवश्यकता है। सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, और सब कुछ राजनीति से नियंत्रित होता है। एक क्रांति की, एक परिवर्तन की आवश्यकता मैं बता रहा था आपसे, और वो क्रांति एक समग्र क्रांति, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समग्र रूप से। क्योंकि
देखो, यदि आज हमने ये नहीं सोचा, आज हमने इस व्यवस्था को नहीं बदला, आज इन परिस्थितियों को नहीं बदला, आज हमने अपनी मनस्थिति को नहीं बदला, दोनों ही बदलने की आवश्यकता, मनस्थिति परिस्थिति, तो कल का भारत बहुत खतरनाक होगा। मैं पिछले करीब 1 सप्ताह से इस विषय पर काफी चिंतन कर रहा था और जो मेरे भीतर विचार प्रवाह उमड़ रहा था उसको मैंने लिखने की भी कोशिश की और आपके सामने भी उसका कुछ विषय रख रहा हूं। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये परिवर्तन का दौर, ये क्रांति का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 80 से ज्यादा देशों में एक साथ एक मुहिम चली और उसको नाम दिया गया ऑक्यूपाई बैंक, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। मैंने पहले भी कहा था, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े 2 खतरा हैं, एक बैंक और बैंकर्स, दूसरा मेगा कैपिटलिस्ट, वो साम्राज्यवादी ताकतें, वो पूंजीवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी, सामंतवादी, अधिनायकवादी ताकतें। शब्द थोड़े अलग अलग हैं, तात्पर्य एक है। चाहे उनको पूंजीवादी ताकतें कहें, चाहे उनको साम्राज्यवादी ताकतें कहें, चाहे उनको उपभोक्तावादी, बाजारवादी ताकतें कहें, चाहे अधिनायकवादी ताकतें कहें, चाहे सामंतवादी ताकतें कहें, पूरी दुनिया की ताकत कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नियंत्रित हो गई है। पूरी दुनिया की ताकत से मतलब पूरी दुनिया के जितने भी जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, प्राकृतिक संपदा, बौद्धिक संपदा और ज्ञान, वो कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गया है। उस ज्ञान संपदा को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, जो है उसको पेटेंट बोलते हैं। ये जो पेटेंट का कानून है, ये क्या है? कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो नए नए आविष्कार करते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया को हम ये अपनी तकनीकी तो देंगे, अपना ज्ञान तो देंगे, लेकिन इसके बदले इतनी कीमत लेंगे कि जो है पूरी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। उसके लिए पूरी एक व्यवस्था तय की गई। हमारे यहां पर कभी भी हम इसके समर्थक नहीं रहे। एक तरफ पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग और एक तरफ पूरी दुनिया में करीब 700 लोग। एक तरफ भारत के करीब 125 करोड़ लोग और एक तरफ भारत के करीब 125 लोग। इतने पावरफुल हैं कि वो 125 लोग 1.25 करोड़ पर ज्यादा ताकतवर हो, उससे भी ज्यादा ताकतवर। इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी व्यवस्था, इसको बोलते हैं पूंजीवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी व्यवस्था। और इस बाजारवादी व्यवस्था में खतरा क्या है? इस बाजारवादी व्यवस्था में खतरा है प्राकृतिक न्याय व्यवस्था नष्ट हो जाती, प्रकृति नष्ट हो जाती, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इसमें जो मध्यम वर्ग है, वो जो गरीब है, जो धर्म है, जो असत्य है, मूल्य हैं, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, अहिंसा है, सत्य है, सदाचार है, अपरिग्रह, शौच है, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ये जो हमारी जो दैवी संपदाएं हैं, भौतिक संपदाएं तो नष्ट कर ही देते हैं। ये दैवी संपदा और भौतिक संपदा सबके लिए ये खतरा है। भौतिक संपदाओं को तो ये लोग कानून ऐसे बनवा देते हैं पूरी दुनिया कि पॉलिटिशियंस को खरीद लेते हैं, हर एक का मोल भाव तय कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को यही फाइनेंस करते हैं। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको खरीद लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जुडिशरी के ऊपर भी एक नियंत्रण रखते हैं। देखो, कानून बनाने वाले कौन है? कानून नहीं बनाता कभी भी कोर्ट, बने हुए कानूनों के अनुसार कोर्ट फैसला देता है। इसलिए न्याय व्यवस्था केवल जो है न्यायाधीशों के अच्छे होने से ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो फैसला सुनाते हैं। इसलिए जहां कानून नहीं बना होता उस परिस्थिति में वो जो है ठीक से न्याय दे पाते हैं। जहां कानून बना हुआ होता है तो कानून के अनुसार वो फैसला दे पाते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में कानून नहीं बना हुआ होता उस क्षेत्र में आपने देखा होगा
न्यायालय न्याय दे पाते हैं और जहां कानून बना हुआ है वहां फैसला दे पाते हैं। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल गैस कांड है। और दूसरा जो है, जहां कानून की बात आती है, दूसरे आप 2G स्कैम से लेकर के कोल स्कैम तक देख लीजिए। 2 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। कोर्ट में जो कानून बने हुए उसके अनुसार वो उनको किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को साल 2 साल जेल में रख सकता, उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता उनका, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं। तो मैं कह रहा था, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं, बाजारवादी व्यवस्था बोलते हैं, उपभोक्तावादी व्यवस्था बोलते हैं, अधिनायकवादी व्यवस्था बोलते हैं, ये सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं, यथास्थितिवादी व्यवस्था बोलते हैं, भौतिकवादी व्यवस्था बोलते हैं, इससे पूरी दुनिया नरक बनी हुई है। और 9 अगस्त को भी हमें जो आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है व्यापक तौर पर, अब वो इसीलिए पड़ रही है कि आज हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो अब कुछ बचा नहीं है। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, बौद्धिक संपदा, सब कुछ हमारी दांव पर लग चुकी है। और हमारी बौद्धिक संपदाओं के ऊपर जहां एक तरफ साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी, सामंतवादी ताकतें नियंत्रण कर रही है, वहां वो केवल देश में भी कर रहे हैं और विदेश में भी जा रही है। तो हमारा कुछ बचा नहीं है। और आज यदि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जो कुछ अवसर बचा है वो भी अपने हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरे से एक ने पूछा कि बाबा आपकी आइडियोलॉजी क्या, आपके प्रिंसिपल्स क्या है? तो मैंने कहा हमारी आइडियोलॉजी तो है सोशल स्पिरिचुअलिज्म और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। और ये जो पूरी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये सामंतवादी व्यवस्था है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। देखो मैंने इसके कुछ इसके भेद तय किए कि ये जो पूरी दुनिया, जहां देखो पूरी दुनिया में सिद्धांतों का, आदर्शों का ही जो है संघर्ष, और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में वो संस्कृतियों को लेकर के, सभ्यताओं को लेकर के, आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के, और वैयक्तिक पारिवारिक से लेकर के राजनीतिक आदर्शों तक, सारा जो संघर्ष है वो आदर्शों को लेकर के, वो आइडियोलॉजी को लेकर के, प्रिंसिपल्स को लेकर के। हमारा प्रिंसिपल, हमारी आइडियोलॉजी व्यक्ति से लेकर के और व्यष्टि तक, समष्टि तक, ये सारी की सारी क्या है? हम कहते हैं विकेंद्रित विकासवाद, आध्यात्मिक समाजवाद, वो कहते हैं पूंजीवाद। सारी दुनिया की ताकत कुछ लोगों के हाथों में नियंत्रित होनी चाहिए। हम कहते हैं हम ज्ञान, और देखो हम पूंजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पूंजी की सही व्यवस्था चाहते हैं। कोई हमको खिलाफ ना माने, किसी के विरुद्ध ना माने। हम ज्ञान और विज्ञान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उसके साथ पराविज्ञान की बात करते हैं। हम पूंजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पूंजी का अधिकार विकेंद्रित हो। हम किसी के ये खिलाफ नहीं है। हर आंदोलन को खिलाफत कह दिया जाता है, विद्रोह, बगावत कह दिया जाता है। हाँ, वो क्रांति बगावत जैसी लगती है, लेकिन उसके पीछे का मैं कह रहा हूं, हम पूंजी के खिलाफ नहीं है। हम पूंजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पूंजी के एकाधिकार के खिलाफ है। पूंजी के ऊपर, पूंजी पर एकाधिकार नहीं है, पूंजी का जो एकाधिकार है उसके खिलाफ है। हम ज्ञान और विज्ञान के खिलाफ नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वजों की ही संस्कृति रही है। क्या कहा उन्होंने? विद्याम च विद्यम च यस्तद्वेदो भयं सः, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सः। हमने जरा इसको थोड़ा और स्पष्ट करना, और मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन चलना चाहिए। घर घर में, गली गली में, मोहल्ला में, गांव में, पंचायत में, सब जगह चिंतन चलना चाहिए, पूरा मंथन होना चाहिए। पूरे देश में मंथन हो इसके ऊपर, पूरे देश में चिंतन हो इसके ऊपर, पूरे देश में बैठ करके लोग सोचें हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ मिलकर के विचारें समस्याएं सब। तो हम ज्ञान और विज्ञान के विरोधी नहीं है, हम तो ज्ञान की और विज्ञान की पराकाष्ठा तक जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान से परे पराविज्ञान को भी मानते हैं। हम सुख के विरोधी नहीं है, हम कहते हैं सुख के साथ जो शाश्वत सुख है उसके बारे में भी, जो नित्य सुख है, अखंड सुख है, उसके बारे में भी सोचो। हम सत्य के विरोधी नहीं है, लेकिन जो परासत्य है, अंतिम सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, शाश्वत सत्य, उसके भी बारे में सोचो। हम दृश्य के विरोधी नहीं है,
ये जो कुछ पिंड और ब्रह्मांड में व्यक्ति से लेकर के और सृष्टि तक सब कुछ जो कुछ दिख रहा है इसके विरोधी नहीं, लेकिन दृश्य के पीछे जो अदृश्य है हम उसके भी जो दृश्य के पीछे जो अदृश्य है हम उसके भी उपासक हैं, हम उसके अन्वेषक हैं। हमारी यात्रा थोड़ा एक कदम और आगे जाती है। हम ऐश्वर्य के विरोधी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी के, लेकिन हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी। प्रॉस्पेरिटी में भी जो सुपर प्रॉस्पेरिटी है, सारा ऐश्वर्य कहां से आ रहा है? हम सोना के, चांदी के, हीरे के, इसके विरोधी नहीं। हम कहते हैं ये सोना, ये चांदी, ये हीरा, ये सारे मेटल्स, ये सारे भू संपदाएं, ये भूमि, ये सारा ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य के ऊपर ये सारी साम्राज्यवादी ताकतें अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती हैं, उससे हम कहते हैं भाई हम तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। ये जल जंगल जमीन भू संपदा, ये इसी को नियंत्रित करना चाहते भाई। ये भू संपदाएं किसने बनाई? ये जल जंगल जमीन किसने बनाई? वहां तक भी तो जाओ, वहां तक भी सोचो। इसलिए हम सुपर प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। हम प्रॉस्पेरिटी एंड सुपर प्रॉस्पेरिटी। हम शरीर, इंद्रिय और मन के विरोधी नहीं है कि शरीर को बेकार नहीं, अश्मा भव तो नस्तनो। हमारे शरीर तो वज्र की भांति होने चाहिए, बलम उपासना, बल की उपासना करो। लेकिन शरीर, इंद्रिय और मन से परे जो आत्मा और परमात्मा, उस तरफ भी जाओ। ये भौतिकवादी ताकतें बोले आत्मा परमात्मा किसने देखा? यावत जीवेत सुखम जीव तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। तो आगे की जो हमारी यात्रा है, हम आत्म केंद्रित ही नहीं है। हाँ, हम आत्म केंद्रित भी हैं, लेकिन आत्म केंद्रित होने के साथ साथ हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में भी सोचते हैं, पूरी वसुधा के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए आत्म केंद्रित है। वहां क्या न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, मैं और मेरी पत्नी, बस। बच्चा भी 18 साल का हो गया, उसको अलग कर देते हैं, और कुछ दिन के बाद पत्नी से मन भर गया तो पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तो आत्म केंद्रित नहीं है हम व्यष्टि से समष्टि के उपासक हैं। संयुक्त परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। तो व्यष्टि से समष्टि, और आना पड़ेगा इधर ही। हम संबंधों के पीछे ब्रह्म संबंध को अनुभव करते हैं। हम ये सब क्या था, मैं स्वामी, मैं मालिक। हमारी जो संस्कृति है वो मालिक की नहीं, हमारी संस्कृति की है दासत्व की है, ट्रस्टीशिप की हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं, ज्यादातर लोगों के पीछे आप दास लिखा हुआ देखते हैं। मैं कोई यहाँ नामकरण की प्रक्रिया के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो है अपने आप को गोविंद दास कोई कहता है, रामदास कोई कहता है, तो उसको गौरव अनुभव करते हैं, हम भगवान के दासत्व में जी रहे हैं। मालिक तो परमात्मा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथाम आग्रतः कस्य सिद्धनम। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म के विरोधी, कुर्वन्य व्यह कर्माणि जिजी विच्छेदं समः एवं तो नान्य थे तो नस्त कर्म लिप्यते। हम जीवन के विरोधी नहीं, लेकिन जीवन को हम दिव्य जीवन में रूपांतरित करना चाहते हैं। दिव्य जीवन, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म। हम कर्म के विरोधी नहीं है। हम कर्म को क्या चाहते हैं? कैसा कर्म? दिव्य कर्म, निष्काम कर्म। हम तर्क वितर्क के विरोधी नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क से जिस निर्णय पर पहुंचा जाता फिर वहां ठहर जाना, इसलिए हम श्रद्धा को भी जोड़ते हैं उसके साथ। तर्क एक निर्णय तक हमको लेके जाता है, प्रश्न एक समाधान तक लेकर के जाता है। हम तर्क के, हम प्रश्न के विरोधी नहीं है, लेकिन वो तर्क हमें एक निर्णय तक लेके गया, प्रश्न हमें एक समाधान तक लेकर के गया, फिर वहां फिर श्रद्धा का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। हम जन्म के विरोधी नहीं है, जन्म को हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ पूर्व जन्म भी और पुनर्जन्म भी है। पूरी पश्चिम की संस्कृति एक बिंदु पर आकर के ठहर गई है। पूरी भौतिकवादी संस्कृति, साम्राज्यवादी संस्कृति एक बिंदु पर आकर के ठहर गई है। वो जन्म पर आकर के ठहर गए। हमने कहा नहीं, इसके पीछे पूर्व जन्म है, इसके बाद में भी पुनर्जन्म है, और उसके आगे भी एक मुक्ति है। तो उन्होंने केवल इस जन्म को माना, वो केवल वर्तमान जन्म को मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ? फिर धार्मिक मान्यताएं भी थोड़ी अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि बस सारे मुर्दे फिर एक दिन कयामत के दिन ही जिंदा होंगे। फिर कुछ अलग मानते हैं कि कुछ कहते हैं पुनर्जन्म होगा ही नहीं, जो है वो यही है बस। इसमें धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं, और साम्राज्यवादी ताकतें तो वो तो मानते ही नहीं पुनर्जन्म को। तो हम पूर्व जन्म को, पुनर्जन्म को, उससे भी आगे मुक्ति को मानते हैं। हम मनोरंजन के, नृत्य के, संगीत के
नित्य संगीत और मनोरंजन के हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें भी हम दिव्यता चाहते हैं। दिव्य संगीत हो, दिव्य नृत्य हो, उसमें शालीनता हो, उसमें सभ्यता हो, उसके अंदर पवित्रता हो। तो ये शालीनता, ये पवित्रता ये होनी चाहिए उसमें। अब वो जो भौतिकवादी ताकतें हो तो 99% क्या, मैंने देखा करीब 99 कहूंगा तो ठीक रहेगा, 99% नशे में डूबे हुए हैं, सुरा और सुंदरी, इससे आगे सोच ही नहीं पाते इसी में। लेकिन भाई इससे क्या, और बाद में देखा जो बड़े बड़े साम्राज्यवादी लोग जिनके पास में लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है ना, वो सुसाइड करते हैं अंत में जाकर के। पहले नशा और बाद में सुसाइड। अंधन तमः प्रविशन्ति ये की आत्महनो जना। जिन्होंने आत्मा का चिंतन नहीं किया तो फिर वो तो अंधकार में लोक में प्रवेश करेंगे ही। वो केवल अभ्युदय की चिंता करते हैं, भौतिक समृद्धि आनी चाहिए। हम कहते हैं यह तो अभ्युदय निःश्रेयस, हम अभ्युदय से आगे निःश्रेयस तक जाते हैं। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। क्यों आवश्यकता पड़ी इस पूरे परिवर्तन की? क्योंकि पूरी मानवता खतरे में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पर, सारे सुख और सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लिया है, और जो है सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गई हैं। उन्होंने जितने भी सुख और सुख के साधन, सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों ने मुट्ठियों में कैद कर ली। अब इससे इस पूरी मानवता को बचाना है। देखो वो लोग अपने किए से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथसाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर, और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे, और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथसाइल्ड, उसको रॉथशिल्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथसाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथसाइल्ड पैदा हुआ। रॉथसाइल्ड, अब रॉथसाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है, और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया, और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहाँ बैंक में कैसे लाया जाए, और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथसाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। अब मैं इसलिए इस बात को दूसरे अर्थ में कहता हूं, वो पूंजीवादी लोग, वो आज तक भी करीब 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, 300-400 सालों से उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत से वैसे बढ़ रहे हैं। और जो हम अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। माने 1% लोग, और 1% मैं ज्यादा कह रहा हूं, 0.01% लोग, और उसमें भी यदि मैं कुछ और टॉप लोगों की बात करूं तो जो है अंगुलियों पर गिन लो, इतने से लोग, वो जो है अपने उस शातिरपने से बाज नहीं आ रहे। वो जो अपनी कुत्सित प्रवृत्ति है, उनकी जो मनोवृत्ति है,
मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा जो संघर्ष है ये जो है ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये जो एक लालच की जो प्रवृत्ति है, जो सोच है उसके खिलाफ। हमने कहा व्यक्तिगत जीवन में आदर्श माना तप को, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम। ये जो पूरी संस्कृति, और अब इसमें अब करना क्या है, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे रॉथसाइल्ड, जैसे रॉकफेलर के अभी तक भी जो उनके वंशज हैं वो उस साम्राज्यवाद और उस पूंजीवाद को पूरा समेटे हुए हैं अपने हाथों में, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दरअसल ये जो सामान्य लोग हैं, ये जो सामाजिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये कई बड़ी क्रांति क्यों नहीं कर पाते? एक तो इनके पास साधन बहुत कम है, और दूसरी बात ये जिस सोच, जिस आइडियोलॉजी को, जिन प्रिंसिपल्स को लेकर के चलते हैं, खुद पर ही शंका करने लग जाते हैं। कहते भाई हम कैसे करेंगे, तो बहुत ताकतवर लोग हैं, सब हमको मार देंगे, हमको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये भी सच है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाते उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तो पूरी दुनिया में इनके षड्यंत्र हैं, जिसको मैं इस बार जो है 9 अगस्त की पत्रक में भी जोड़ा है, पत्रिका में भी लिखा है, वैश्विक षड्यंत्र, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक षड्यंत्र करते हैं, धार्मिक षड्यंत्र भी करते हैं। ये जो 5 बड़े षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलते हैं, आर्थिक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, नैतिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र और धार्मिक षड्यंत्र, इनके मूल में यही पूंजीवादी लोग होते हैं। ये ऐसे पूरी दुनिया को चलाते पर्दे के पीछे रह करके, जैसे भगवान अदृश्य होकर के चला रहा है, ऐसे ये भोगवाद को अदृश्य होकर के चलाते हैं पीछे से। उफ, किस तरह से ये सारी व्यवस्था चलती है, मैं इसको फिर बाद में पूरा रखता हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ तथ्य और रख देता हूं, और इन चीजों को समझना और पूरे देश को समझाना है, तभी पूरा देश अपने साथ खड़ा होगा। मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना, मैं आज सोच रहा था 2-3 दिनों से जहां जहां बैठ के हो रही है, मैं दूरभाष पर 5-7 मिनट के लिए बोलता हूं साधकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, तब भी इस बात को कहता हूं। कुछ मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं, मैं उससे अंतर में वेदना होती है। लोग कहते हैं योगी को तो वेदना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, वो व्याकुलता तो होती है, उसको शब्द अलग दे दो आप, व्याकुलता तो होती, करुणा तो उठती है। अब उसको चाहे करुणा नाम दो आप, चाहे व्याकुलता नाम दो, चाहे उसको पीड़ा नाम दो, चाहे सामान्य आदमी की भाषा में उसको दुख नाम दो। क्यों होता है? हम जिन पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी, ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के जो पोषक है, उनको तो पता है, पूंजीवादी ताकतों को पता है, साम्राज्यवादी ताकतों को पता है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं कि उनके लिए हम जी रहे। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो सवर्ण, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, वो जो लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं कि उनके लिए कोई मर रहा है। जिनके लिए हम मर रहे हैं, जिनके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिनके लिए हम व्याकुल हैं, आकुल हैं, जिनके लिए 24 घंटा एक हृदय में करुणा का भाव लिए, वात्सल्य का भाव लिए हम पागलों की तरह लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई पागल है। हमारे दुश्मनों को हमारी पहचान है, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई लड़ रहा है। तो दुश्मनों के हम निशाने पर हैं और दोस्तों के लिए हम अनजान। दुश्मनों को हमारी पहचान है और दोस्तों के लिए हम अनजान। हाँ? अब जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं उनको पता ही नहीं कि उनके लिए कोई काम करना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ,
जिनके विरुद्ध हमारा अभियान है उनको हमारी पहचान है। वो कहते, ये आपको इस साधारण कही सुनी बातें नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के जो टॉप कैपिटलिस्ट हैं, जो टॉप मेगा कैपिटलिस्ट हैं, वो कहते हैं यार ये बाबा रामदेव तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। ये आपको मैंने किसी से सुनकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने कुछ दूत भेजे, मैंने अपने दूत भेजे, मैंने कभी इन लोगों से पूछो ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो बोलते हैं ये बाबा तो बहुत खतरनाक है, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। हम उनको भी नहीं बर्बाद करना चाहते, जिनको हम आबाद कर, उनको पता ही नहीं कि उनकी खुशियों के लिए कोई अपने जीवन को दांव पर लगा करके डटा हुआ है। उनको भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते, उनसे भी हम कहते हैं भाई तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो भाई। अब मैंने कहा जो पूंजीवादी लोग हैं वो थके नहीं हैं, वो रुके नहीं हैं, वो और हम ईश्वर पुत्र कहने वाले, खुद को ऋषि पुत्र कहने वाले, हम सब ईश्वर पुत्र आध्यात्मिक लोग, बोले हमने सोच ऐसी बना ली, बोले अपने को क्या करना, ये पैसा तो हाथ का मैल है, आनी जानी है माया, ये माया तो ठगनी है, ये माया तो जो है बेगानी है। हम जो है काया और माया दोनों की निंदा करने में मशगूल है, दोनों का तिरस्कार करने में लगे, तो फिर दूसरे लोग तो ताकतवर होंगे। आप देखो जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उतने ही पैर पसाओ, क्या बोलते हैं कहावत है ना, उतने ही पैर पसारो जितनी गुदड़ी, जितनी लंबी चादर है गुदड़ी है उतना ही पैर पसारो। तो हमारी क्या पैर तो बड़े हो गए और हमारी गुदड़ी छोटी हो गई, तो हम पैर मोड़ करके सोने लग गए, लेकिन हमने अपनी गुदड़ी बड़ा करने का काम नहीं किया। हमने ऐसी मान्यताएं बना ली, पता नहीं ये कहाँ लिखी हुई है, ऐसे ये मध्यकाल में ऐसे हमने कहावतें, ऐसे मुहावरे, ऐसी कहावतें और ऐसे आदर्श वाक्य हमने घड़ लिए जो इस पूरे पूंजीवाद के पोषक है, और हम अपने बैठ के चुपचाप। आप देखो पूरी जो है अपनी व्यवस्था पर, अपने लोगों पर निगाह डाल करके। अब देखो ये मैं कह रहा था, ये काले धन की अर्थव्यवस्था जमा न होती तो क्या होता। अब ये काले धन की अर्थव्यवस्था कहाँ जमा है, एक तो बाहर है, क्योंकि बाहर वो इसलिए लेकर के जाते हैं कि यहाँ छुपाना मुश्किल होता है। यहाँ दरअसल एक कानून बना रखा है, आय से ज्यादा संपत्ति किसी की दिख जाए तो उसके ऊपर केस हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आजकल देखा होगा आपने, कई मुख्यमंत्रियों पर, कई सब लोगों पर लगा हुआ आय से ज्यादा संपत्ति का केस। तो इसको बाहर ले जाते हैं, लेकिन बाहर ले जाते हैं तो वहां दरअसल इनको पैसे देने पड़ते हैं अपनी संपत्ति रखने के लिए बैंकों में, वहां ब्याज नहीं मिलता, और यदि कहीं थोड़ा बहुत मिलता भी है तो कहीं तो ब्याज मिलता ही नहीं है, ब्याज 0 है, बल्कि ऊपर से देना पड़ता है। कहीं पर ब्याज है भी तो 2% है, अमेरिका आदि में 2-3% ब्याज होता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता आपको। तो क्या करेंगे, तो फिर उसको एफडीआई से ले आते हैं, फिर वापस, फिर एफडीआई से, 2 तरह की एफडीआई होती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना करके, एक ओनरशिप को बिना छिपाए लाई जाती है, तो फिर ये वापस ले करके आते हैं। खैर मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, तो मैंने एक बात और भी सोची कि जो है ये जो सारी दुनिया तो अर्थ प्रधान हो गई है, क्योंकि सारी चीजों का मूल्यांकन पैसे में कर दिया गया, सारी संपत्ति का, सारे काम का, सारे ज्ञान का, सबका। ये पैसा क्यों बड़ा है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा बड़ा क्यों है, पैसा बड़ा क्यों है, क्योंकि सब चीजों का
ज्ञान से लेकर, श्रम से लेकर सारी संपत्तियों का, भू संपदाओं का, जल जंगल जमीन, भू संपदा, सबका मूल्यांकन किस में कर दिया गया? पैसे में। ये एक दिक्कत हो गई। जब ये पैसा नहीं था तब ये चीजें दिक्कत नहीं थी। ये पैसा या पिछले जो है 300-400 सालों में इसका प्रचलन ज्यादा हुआ। पहले बार्टर सिस्टम से काम चलता था, आदान प्रदान। और एक पहले क्या था, 300 साल पहले एक गांव एक दुनिया के बराबर होता था। मेरा गांव मेरी दुनिया। एक गांव एक पूरी दुनिया के बराबर हुआ करता था। सब कुछ वहीं से पैदा हो जाता था, एक दूसरे की जरूरत नहीं थी। अब जब से ये जो है वैज्ञानिक आविष्कार हुए और जो है उसने गैर जरूरी चीज़ों की भी ज़रूरतें बढ़ा दी, वैज्ञानिक आविष्कार और उनके साथ में जो है विलासिता की चीज़ें बनी और कुछ अनावश्यक गति भी बढ़ी, तो पूरी दुनिया को फिर पैसे पर आना पड़ा। अब इसको, ये जो पूरी दुनिया में, अब मैंने कहा पैसे पे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक पावर है वही वर्ल्ड सुपर पावर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे गड़बड़ करते हैं? एक तो इसमें बड़ी करेंसी जो ट्रेसेबल नहीं होती है, जिसका ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता है, वो 1,000 रुपए का नोट है और वो 100 जगह जाता है, तो कितने रुपए की उसने काली धन की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी? 1 लाख। 100 रुपए, 1,000 रुपए का नोट 100 जगह गया तो कितनी होगी? 1 लाख करोड़। 1,000 रुपए का नोट बाजार में घूम रहा है, उसने 1 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी काले धन की, क्योंकि वो 100 जगह चला गया। एक तो ये बड़ी करेंसी, दूसरा है बैंकिंग सिक्रेसी लॉ, जो मैंने कहा है रॉथस्चाइल्ड ने जो शुरू किया पूरी दुनिया को बर्बाद करने का काम। तीसरा हवाला। ये ऐसा होता है, इधर से सामान भेजते हैं, मैंने पूछा बड़े बड़े अधिकारियों से, कस्टम ऑफिसर्स से जो हमारी सीमाओं पर तैनात रहते हैं, मैंने कहा भाई करते क्या है? बोले बाबा जी इधर से 100 करोड़ का सामान भेजा, दिखा दिया 10 करोड़ का। 100 करोड़ का सामान भेजा, दिखाया कितने का? 10 करोड़ का। एक से भेज दिए जहाज भर के। फिर इधर से सामान भेजा 10 करोड़ का, दिखा दिया 100 करोड़ का। इधर से भेजा था जो है, पहले भेजा एक A1 क्वालिटी का लोहा, और बाद में क्या भेज दिया? उसमें रुइया भर के भेज दिया। जो रुइया था 10 करोड़ का, उसका बिल दिखाया 100 करोड़ का इधर से। वो पैसे फिर उधर के उधर ही कंपनी में ले लिए। इसको बोलते हैं हवाला। ये कई तरह का हवाला होता है। आप सोचते होंगे कि हवाला ऐसे इतना कैसे करते होंगे कि यहाँ वाले वहाँ, हाँ कुछ तो वहाँ के चोर यहाँ भी लेते हैं, वो दूसरा काम है। फिर वो दूसरे तरह का होता है कि वो एक दूसरे चोर से एक दूसरे को दिलवा देते हैं। ये तो अपने आप ही कर रहे हैं। एक ही कंपनी है, वो पहली बार उसने भेजा लोहा, दूसरे जहाज में भेजा कपास, और दोनों का बीच का जो 90 करोड़ का अंतर था वो वहीं ले लिया। बड़ी करेंसी जिसका जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है और जिसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं पर भी घूम रहा है रुपए, उसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। बैंकिंग सिस्टम से कहीं टेक्निकल जो ट्रांजेक्शन्स हैं, चेक से, बैंक से, ड्राफ्ट से, या जो है कार्ड से, जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल कार्ड से, कहीं से भी वो आप उसको इजी। तो पूरी दुनिया में आर्थिक अनियमितता चलती है, उसमें बड़ी करेंसी, दूसरा हवाला, तीसरा बैंकिंग सिक्रेसी लॉज। उसमें बताते हैं नहीं, कहीं भी जमा कर देते हैं, कहीं भी ले लेते हैं। उसको बोलते हैं जो है, उसको नाम दिया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। बस आपका हो गया काम। ये 3 सबसे बड़े खतरनाक काम है। और चौथा है फिर गोल्ड। रुपए के अलावा
ये जो सोना है ना, इसने भी, पीली वस्तु ने पूरी दुनिया को पागल कर रखा है। और इसमें जो पैसा आकर के लग जाता है, देखो अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, फिर आप ये, इसमें हमें करना क्या है? फिर इन्हीं चीजों को ठीक करना पड़ेगा। इन चीजों को हमने नियंत्रित कर लिया तो सारी चीज नियंत्रित हो जाएंगी। और उसी के लिए अपना आंदोलन, उसी के लिए अब ये जो है समग्र क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई व्यक्ति हमें कुछ नहीं दे सकता जब तक हमने इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। और हमने इस व्यवस्था को ठीक कर लिया तो हम हिंदुस्तान को सब कुछ दे सकेंगे और पूरी दुनिया को सब बहुत कुछ दे सकेंगे। पूरी दुनिया में अब जैसे आध्यात्मिक क्रांति पूरी दुनिया में भारत के द्वारा हुई, ऐसे आर्थिक क्रांति भी भारत के द्वारा ही पूरी दुनिया में होने वाली है। पहले हमने आध्यात्मिक क्रांति पूरी दुनिया में हमने की, और आज ये आर्थिक क्रांति भी हम करेंगे पूरी दुनिया में, और उससे पूरी दुनिया एक सही दिशा में जाएगी। मैं आपको छोटी सी बात बता करके फिर डिटेल में जाना चाहता हूं। और बहुत जल्दी से मैंने सोचा कि आस्था के माध्यम से भी जो हमारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, उनसे भी हमें कुछ इनपुट्स आने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी कुछ बात कह रहा हूं। इससे मिलेगा क्या? इस पूरे आंदोलन से, इससे लोग कहते हैं बाबा ये काला धन निकलेगा कैसे बाहर? चाहे वो देश के अंदर जमा है या देश के बाहर जमा है, या जो है वो एफडीआई में जमा है, जो विदेश में है, जो देश में है, जो एफडीआई में है, आ चुका है। ये बाहर कैसे आएगा? देश को कैसे मिलेगा? तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम करीब 100 लाख करोड़ रुपए तो तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। 400 लाख करोड़ रुपए मैंने बताया, मैं उसकी गणना पूरी बताता हूं। आपसे भी उसमें सहयोग चाहूंगा, सब लोग, और आपके भी कोई सजेशन हो तो सब उसमें लिख करके देना, या आप भी उस दिशा में सोचना। मैं अकेला ही क्यों सोचूं, सब लोग सोचें। तो जब ये पूरा पैसा काला धन निकल आएगा, इससे क्या फायदा होगा? एक तो भारत का टैक्स कलेक्शन फिर 10 लाख करोड़ नहीं, कम से कम 50 लाख करोड़ होगा, और थोड़ा सा करने पर भी। टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लगभग खत्म कर दो, सब डायरेक्ट टैक्स रखो खाली, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगने से गरीब लोगों के ऊपर मार पड़ती है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर सब आम आदमी भी खरीदता, जूता, चप्पल, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स लगभग, और जो विलासिता के ऊपर लगने वाले टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स, दो ही तरह के टैक्स होने चाहिए, है ना। तो 2 प्रकार के टैक्स होने चाहिए ज्यादा, एक डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि बहुत वो धनवान लोगों पर लागू होंगे, और एक विलासिता की वस्तु, विलासिता के जितने भी सामान हैं। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जो करीब 30 के करीब हैं, ये लगभग या तो शून्य स्तर पर आ जाए या ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाए, जिससे कि इससे गरीब आदमियों का शोषण नहीं होगा। आचार्य चाणक्य कहते थे ना कि जिस देश में टैक्स कम होता है वहां की प्रजा धनवान होती है। तो ये एक विषय। अच्छा खैर, अब दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था कि ये तुरंत क्या हो सकता है और क्या करना चाहते हैं हम। करीब 50 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन होने लग जाएगा हिंदुस्तान में, जिससे कि फिर हम अपनी जो बुनियादी जरूरतें जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, जो अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको 100% पूरा कर पाएंगे। और फिर हम 134वें स्थान पर नहीं आएंगे। हाँ? जब वो क्या है, वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारा 134वां स्थान नहीं होगा, फिर हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। और जो है ये 16 करोड़ रुपए तुरंत कहां से लेंगे हम? 16 करोड़ रुपए, कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए तो तुरंत ये जो साम्राज्यवादी ताकतें जो लूट लूट के बैठे हैं इनसे ले लेंगे। और करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए तो
जो है रिकवरी कर लेंगे इनसे, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं जो। और ये करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, इनसे करीब 50 लाख करोड़ पे तुरंत रिकवरी हो सकती है। हसन अली जैसे लोग और 2G घोटाला करने वाले, कॉमनवेल्थ कोयला घोटाला करने वाले, ये सभी घोटालों में जो लिप्त हैं, इन घोटालों में जो लिप्त जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, कुछ मात्रा में, सब नहीं है, तो ये इनसे ये करीब 16 लाख करोड़ रुपए की तुरंत रिकवरी हो जाएगी। अभी ले रहे हैं हम। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति कुछ नहीं दे सकते। ये काम हमने कर लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। अब इसका कि दो ही रास्ते हैं, किसी भी क्रांति के दो रास्ते हैं। एक तो उसका रास्ता है चुनाव और दूसरा रास्ता है आंदोलन। हमने आंदोलन का रास्ता पकड़ा है। चुनाव तो 5 वर्ष में एक बार होता है, आंदोलन कभी भी कर सकते हैं, और अभी नहीं किया तो कब करेंगे फिर। और कोई भी सरकार चुनने के बाद अगले ही दिन उसके खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है यदि वो देश के लिए खतरा बन गई है सरकार। तो ये देश को बेचने लग गई, अब बेच दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अभी आंदोलन नहीं होगा तो कब होगा। अब लोगों को अब एक बात और समझाने की जरूरत है। मैं कह रहा था जिसमें मुझे सबकी हेल्प की जरूरत है वो ये, लोग कहते बाबा क्या इतना आज भी पैसा है भारत में? क्या आप कहते हो 16 करोड़ तो यहीं से निकाल लेंगे? मैं तो कम कह रहा हूं, 200 लाख करोड़ भी निकल सकता है यहां से, और आगे से बंद हो जाए। दो बातें एक साथ, माने 100 लाख करोड़ तो हम तुरंत निकाल लेंगे, और आगे से ये काला धन जमा ना हो, माने आर्थिक लूट ना हो, आर्थिक अनियमितता ना हो, इलीगलिटी ना हो। इसके लिए फिर पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। खैर, लोगों को आज भी लगता है क्या भारत आज भी गरीब हो गया क्या? भारत पहले सोने की चिड़िया था, आज भी है। भारत में सबसे पहले मैं सोने की चिड़िया बात आई तो गोल्ड एंड ज्वेलरी को ही ले लेता हूं। गोल्ड, ज्वेलरी, सर्राफा बाजार, जो लीगल इलीगल कुल टोटल जो चल रहा है वो हमारे देश में करीब 300 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती है काला धन जमा ना होता, और हो चुका है। अच्छा, लगा कहां है और ये कहां नहीं लगना चाहिए? गोल्ड में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गोल्ड में 10% तो ठीक है, 90% गैर जरूरी, वहां पैसा फंसा हुआ है। इसको ऐसा समझो, इसको अनाज से मैं तुलना देता हूं। किसी का अनाज यदि घर में रखा हुआ हो तो बीज के लिए तो ठीक है, वो अनाज बीज के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी अनाज कहां होना चाहिए? बाकी अनाज बोलो खेत में आना चाहिए। खेत में आएगा तो 100 गुना तक बढ़ जाता है। 1 किलो सरसों डालो 100 किलो हो जाती है 1 किलो सरसों से। दूसरा, सबसे ज्यादा पैसा माइनिंग में, इसमें कितने लाख करोड़ है मैं कहीं नहीं कह सकता अभी, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी मैंने कई लोगों को लगाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये 25-50 लाख करोड़ के बीच में मिलेगा ये सारा। ये बहुत बड़ा काम चल रहा है इसमें। चारों तरफ से लूट, जिसको हाथ लग रहा है वही लूट रहा है। माने इसके अंदर इलीगल चलता है 90%। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े अधिकारियों से और सब उन लोगों से पूछ के कह रहा हूं आपसे। वो यदि 1 लाख करोड़ पे बताए ना, आप समझ लेना इसमें 10 लाख करोड़ है, और यदि वो 10 लाख करोड़ बताएं तो 100 लाख करोड़ है। 90% इसमें इलीगल चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। ओहो, तो अब आप यदि कम से कम मान लो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्हीं का टर्नओवर जब देखते हैं तो लाखों करोड़ रुपए में मिलता है। अब अगला सुनो, रिटेल मार्केट में आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, माचिस, जूता, चप्पल, कपड़ा, ये जो कुछ ओपन मार्केट की चीजों को मैं दूसरी तरफ ले रहा हूं, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, वो भी जो है ओपन मार्केट में चीजें आ जाती हैं। रिटेल मार्केट, तो रिटेलिंग में कुछ चीजों को हम अलग कर देते हैं। हमने एजुकेशन को और हेल्थ को अलग कर दिया इससे, और ड्रग्स को।
ड्रग्स ओपन मार्केट में नहीं आते, क्योंकि ड्रग्स की शराब की दुकानें तो अलग बनी होती हैं, लेकिन गुटखा बीड़ी सिगरेट वो जो है ओपन मार्केट में मिलता है। तो लेकिन इन 3-4 चीजों को, 3 को अलग कर दिया हमने, जो है इंटॉक्सिकेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन। जो बच्चे जो है अपने पुस्तकें लेते हैं, स्टेशनरी का सामान लेते हैं और तमाम तरह की चीजें जो बच्चे यूज करते हैं, उनको हमने अलग कर दिया। तो भी रिटेल मार्केट कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए का होगा, कम से कम बता रहा हूं। 25 लाख करोड़ का तो मानते ही हैं, उससे 3-4 गुना ज्यादा है। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया के लोग कहते हैं। यहां तक कि स्विट्जरलैंड का एक आया, वो कहता है इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी एंड करप्शन। और ये जो हमें, हमारे देश के लोगों को एक और धोखा दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, जो है बोलो काला धन भारतीयों का जो बाहर बैंक में है ना, वो थोड़ा सा रह गया स्विट्जरलैंड। अरे वो तो अपनी नागरिकता जो अपना बिना छिपाए, जो सीधे, जो मतलब कम बेईमान है ना, माने जो सातिर नहीं है पूरे, बाकी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके पैसा जमा कराते हैं, उनका आप नागरिकता का पता ही नहीं लगा सकते। ये जो कहा जा रहा है ना कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों का 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ रुपए है, या क्या ना 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, ये तो जो अपना नाम नहीं, सीधा सीधा नाम लिखवा देते हैं, वहां जाके अपनी नागरिकता लिखवा देते हैं, मतलब बावड़े चोर, माने कम शातिर है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके जो पैसा छिपाते हैं, उसका तो आप पता ही नहीं लगा सकते। तो ये जो कहा जा रहा है कि वहां पर स्विट्जरलैंड में 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, ये तो उन लोगों का है जो मतलब चोर तो है लेकिन बेवकूफ है, बेवकूफ चोरों का। इनका पता लगता है कि ये अपनी नागरिकता और सब लिखवा देते हैं, बाकी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके वहां पैसा छिपाते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था गोल्ड में, भू संपदाओं में, माइनिंग में कितना पैसा भारत का, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही है भारत की। ये रियल जो इकोनॉमी है हमारी, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसके ऊपर हिंदुस्तान में बात ही नहीं होती कभी। अब होने लगेगी, अब होने लगी है, हमने शुरू कर दिया उसको, है? अब मैंने जो है माइनिंग की बात, रिटेलिंग की बात की, और रिटेलिंग में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 121 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, और एक व्यक्ति यदि हर महीने उसके ऊपर 1,000 रुपए भी खर्च होता है और वो बाजार से जो है अपना आटा, दाल, चावल, तेल, चाय, चीनी, जूता, चप्पल, माचिस, मोमबत्ती, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब लाता है, तो 1,000 रुपए से कम में औसत नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग 10-20 हज़ार रुपए भी इसमें खर्च करते हैं, कुछ लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। तो उसका एवरेज हमने 1,000 रुपए ले लिया, तो ये जो है ये हो गया करीब, जो है करीब हमने बहुत कम गिना है उसको, क्योंकि कुछ सेक्टर को हमने निकाल भी दिया है इसमें से, तो 12 लाख करोड़ रुपए। चलिए, एक्चुअल जो रिटेल मार्केट हमारी कितना माना जा रहा है, 25 लाख करोड़ का, तो हम इसको 25 लाख करोड़ का भी गिन सकते हैं। अगली बात, पॉलिटिक्स में कितना ब्लैक मनी होगा, सरपंच से लेकर के, माने ग्राम सभा के सदस्यों से लेकर के लोकसभा के सदस्यों तक, ऐसे गिनो इसको, ये कुल मिलाकर के करीब 30-32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब एक सरपंच के चुनाव में 10 लाख रुपए कम से कम खर्च होता है। राजस्थान में तो पिछले रिकॉर्ड टूट गया, एक सरपंच 30-30, 50-50 लाख और करोड़ भी खर्च कर दिया सरपंच ने, मूंछों पर ताव लगाने के लिए। अब आप सोचो पैसा कहां से वसूल करता ही होगा, कहीं ना कहीं से, खाली मूंछों पर ताव लगाने के लिए तो कुछ दिन का तो हो सकता है। तो ये 30-32 लाख लोग यदि औसत 5 साल में 10-10 लाख रुपए भी खर्च करते हो, कितना हो गया जी, 30 लाख को 10 लाख से गुना करो। दरअसल कोई ऐसे सोचता ही नहीं था, मैंने सोचा मैंने कि इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6,38,365 तो हमारे गांव ही है, ग्राम पंचायत थोड़ी है, वो करीब 2.5 लाख के आसपास हैं, लेकिन जो मतलब पंचायतें, फिर ग्राम सभाएं अलग, कुल मिलाकर के गांव पंचायत से लेकर के ऊपर तक, मैंने कहा ना जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे लेकर के और सारे मिलाकर के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, ये बड़ा खतरनाक है। चलिए 15 लाख करोड़ इसका जोड़ दिया पॉलिटिक्स का, ये तो सारा तो पैसा पॉलिटिक्स में आके लगा हुआ है। अब 5वां जो है रियल स्टेट का ले लो, लैंड एंड रियल स्टेट। हर शहर में, हर तहसील में रोज कितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और उसमें जितने स्टैम्प पेपर बिकते हैं
वो तो स्टैम्प पेपर तो 1/4 की, माने 1 करोड़ की जमीन है तो 20 लाख के ऊपर ही लोग माने रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो जितना ये कारोबार चल रहा है, इसको अभी इसका मूल्यांकन कैसे इसको किया जाए। हमारे हिंदुस्तान में करीब 5000 तहसीलें हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर दिन का अभी मैंने इसमें निकाला नहीं है, लेकिन कुछ तो बड़े शहर हैं वहाँ तो हजारों करोड़ की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, हजारों करोड़ रुपए की, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता, मुंबई आदि है। वहाँ तो 1 एकड़ की ज़मीन, एक तरफ तो ये पूरे हिंदुस्तान के जो है 125 बड़े शहर ले लो और एक तरफ पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन ले लो, इतनी महंगी हो गई है वहाँ ज़मीनें। आज मुंबई में 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए, अब सोच भी नहीं सकता कोई। और इसमें फिर जब ऊपर मकान आदि बनते हैं, उसके बाद उसकी मल्टी स्टोरी बनती हैं, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बनती हैं, और फिर गांव से लेकर के शहर तक सबसे इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं कह रहा था कुछ जगह पैसा बहुत कम लगना चाहिए, जैसे गोल्ड में, जैसे लैंड में गोल्ड में जो पैसा लग गया वो पड़ा हुआ पैसा, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। इसमें बहुत सामान्य 10% ये ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए, 90% ये घातक है, ये खतरनाक है। गोल्ड और लैंड दोनों में बराबर पैसे लगाते हैं, इसको कम से कम 100 लाख करोड़ की गिन लेते हैं अंदाजन। नक्सलवाद और आतंकवाद में जो ये लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से, लॉजिस्टिक्स से लेकर के, उनकी हेल्थ से लेकर के, मूलभूत उनकी सुविधाएं, उनके लिए भोजन, उनके लिए कपड़ा, और जो है उनके लिए हथियार और इक्विपमेंट, और उनका भत्ता, सैलरी आदि, ये सब लगा करके कम से कम 1 लाख तो हमारे देश के अंदर नक्सलवादी हैं, उनकी फोर्स है, नक्सलवादियों की फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हैं। और इसमें अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और बेसिक रिक्वायरमेंट इनकी, और जो है तनख्वाह और सारी चीज़ें, और असला इनका, हथियार, सब मिला करके इसमें भी कम से कम ये भी 1 लाख करोड़ से ऊपर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे कम नहीं हो सकता। करीब 1 लाख करोड़ रुपए इसमें मान लो, ये तो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि इनको जो ये फंड आता है, इसमें माइनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, फिर बाकी व्यापारियों से भी लेते हैं, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्री से, माइनिंग इंडस्ट्री वो आपस में एक और रिलेटेड हैं, और बाकी सामान्य जो है व्यापारियों से भी लेते हैं, और इनको कुछ विदेशियों से भी मदद मिलती है कहीं कहीं, बड़ी जो है इंटरनेशनल जो फोर्स हैं वो भी इसमें मदद करती हैं। जो 10 तो 1 लाख करोड़ ये नक्सलवाद में। अभी एक चीज़ तो ऐसी है जिसको काउंट ही नहीं किया जाता है, हमारी महिलाओं की जो मेहनत होती है, वो खाना पकाती हैं, कपड़े साफ करती हैं, लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है, हाउस कीपिंग का काम होता है, लॉन्ड्रिंग एंड हाउस कीपिंग, कुकिंग, फिर कपड़ा सिलना, बुनना आदि बहुत बड़ा काम करती हैं, खाद्य फूड प्रोसेसिंग, अचार, पापड़, मुरब्बा आदि, चटनी हैं, पशुपालन, हाँ, खेती एवं पशुपालन, ये 5 बड़े काम हमारी माताएं करती हैं, जो कि कैलकुलेट ही नहीं होता है। मतलब इसमें काला धन नहीं है, ये काला धन वाला नहीं है, लेकिन इनकी जो है इनके श्रम को गिना नहीं जा रहा है, तो पूरे विश्व में हमें कमजोर माना जाता है, क्योंकि वो लोग दुनिया में जो है विश्व अर्थव्यवस्था में इन चीजों को काउंट किया जाता है, ये काउंटेबल है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो भी काउंटेबल नहीं होती हैं जीडीपी में, इसलिए हमें कमजोर मानते हैं दुनिया। हमारे पास कितनी ताकत है लेकिन हमें कमजोर मानेंगे, जोरामर्दी, जबरदस्ती, ये एक बड़े ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। तो हमारी माताओं बहनों की मेहनत, वो जो खाना पकाती हैं
वो जो कपड़े और लॉन्ड्रिंग से लेकर के और जो है हाउस कीपिंग तक जो काम करती हैं, वो जो कपड़ा सिलाई बुनाई का जो काम करती हैं, उसको उद्योग के तरीके से देखा जाए, फूड प्रोसेसिंग का जो काम करती हैं, वो अचार चटनी मुरब्बा से लेकर के खेती और पशुपालन का जो काम करती हैं, इसको गिनाया जाए तो मुझे लगता है कम से कम ये 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की, क्यों महाराज जी, ये 10-20 लाख करोड़, 10 से 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हमारी इसमें होती है, जो काउंट नहीं होती। अर्थव्यवस्था है लेकिन उसको काउंट नहीं कर रही। हमारे साथ ये पक्षपात किया जा रहा है, पक्षपात किया जाता है जब हमारी इकोनॉमी को काउंट किया जाता है उसमें ही। और एक और दूसरा काम होता है, इन माताओं बहनों को गुमराह करने के लिए, इनको अनप्रोडक्टिव बनाने के लिए, इनको खाली कामुकता और सेक्स भोग विषय वासनाओं में लगाने के लिए, माने इस वर्किंग फोर्स को अकर्मण्य और विलासी उपभोक्तावाद और बाजारवाद की भेंट चढ़ाने के लिए फिर टीवी थोप दिया इनके ऊपर। पहले जितनी हमारी माताएं काम करती थी उनकी वर्किंग फोर्स आधी कम से कम हो गई है। आधे समय टीवी देखती हैं, 50% जो है उनकी वर्किंग फोर्स कम हो गई। 50% जो है 50% गया है। पहले माताएं बहनें सुबह से शाम तक बच्चों को संस्कार देती थी, उनको पढ़ाती थी, उनका जो है और मतलब घर को परिवार को बहुत अच्छा बना करके रखती थी, घर आंगन को सजा के रखती थी। अब वो जो काम है ना, माता 50% वर्किंग फोर्स को इन्होंने खत्म कर दिया है। टीवी सीरियल्स और फिल्म एंटरटेनमेंट जो है ये फालतू के काम है, ये माने गैर जरूरी काम है ये। अब पिक्चर हमने नहीं देखी तो क्या हम कोई जो आदमी नहीं है क्या? हम सीरियल नहीं देखते तो क्या आदमी नहीं हम? और एक क्रिकेट ने जितने देश के वर्किंग आवर्स खराब किए हैं, ये तो नेगेटिव बातें मैंने बताई। खैर इसको जोड़ना चाहिए, जोड़ा नहीं जाता है, वो अलग बात कही मैंने। अब वापस आ रहा हूं, कुछ से मैंने अब वापस आता हूं। हेल्थ एजुकेशन एंड इंटॉक्सिकेशन, नशा उद्योग के बारे में हमने अनुमान लगाया था कि यदि हमारे 50% माताओं को निकाल दिया जाए और पुरुषों में करीब 50% को निकाल दिया जाए तो भी 25% लोग हिंदुस्तान में नशा करते हैं। कहीं कहीं ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, किसी भी नशे में यदि कोई भी नशा करता है तो कम से कम नशे का और एवरेज खर्चा 100 रुपये रोज का आता है, जो बहुत खतरनाक है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये 100 रुपये रोज का खर्चा क्यों आता है? क्योंकि कोई 500 रुपये की दारू पीता है, कोई 100 की, कोई 200 की। आजकल तो कुछ नहीं तो गुटखा ही 10-20 खा जाते हैं, और एक गुटखा 2 रुपये 3 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक का आता है। तो खाली गुटखा खाने वाला ही 12-15 खा जाता है, और 5 रुपये का खाया तो 12-5 60 रुपये का तो गुटखा ही खा गए। फिर गुटखे से अकेले से उसका काम नहीं चलता, फिर वो सिगरेट भी पीता है, फिर वो सांझ होते होते दारू भी पीता है। तो एक आदमी जो नशा करता है, मैंने इसलिए जो है इनकी संख्या थोड़ी कम लेके चल रहा हूं मैं, तो भी ये करीब 30 करोड़ लोग भी यदि 100 रुपये का रोज का खर्चा करते हैं तो ये साल भर में कितना हो जाता? हमने निकाला था इसको, तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा है। तो ये 10 लाख करोड़ रुपए की ये अर्थव्यवस्था है, और इनके ऊपर तो पूरा टैक्स लगना चाहिए, जो कि टैक्सेबल नहीं, इसमें बहुत थोड़ा सा है। टैक्सेबल मुश्किल से 1 लाख करोड़ होगा, तो 90% इसमें जो है इलीगलिटी चल रही है। ऐसे ही हेल्थ में भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। मैंने उसको तो कई बार काउंट किया, वो तो इंटरनेशनल एजेंसियां भी कर रही हैं, उसमें जो है WHO भी उसको काउंट करता है, वर्ल्ड बैंक भी उसको काउंट करता है, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये ड्रग्स वाला ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा बहुत शराब आदि का कुछ थोड़ा बहुत आता है, बाकी को बहुत गड़बड़ चल रहा है। एजुकेशन में कितना काउंट किया जाता है ये नहीं पता, लेकिन हमारे देश में यदि हम बच्चों की संख्या देखें तो 1/4 तो बच्चे होंगे, 25-30 करोड़ बच्चे होंगे। क्यों जी?
युवा वैसे 60 करोड़ के करीब माने जाते हैं, उसमें करीब 30 करोड़ के आसपास हमारे बच्चे हैं। अब 30 करोड़ बच्चे और एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कम से कम रोज का 100 रुपए का खर्चा आराम से हो जाता है, क्योंकि 1500 छोटे छोटे बच्चों से मैं फीस पूछता हूं, 1500 रुपए महीने की फीस, और फिर उनका बुक्स का, उनका एडमिशन का, फिर उनका स्टेशनरी का, उनका ट्यूशन का, ये सब पैसे अलग अलग जो उनसे लिए जाते हैं। तो 30 करोड़ बच्चों की जो है कुल कितना हो गया, करीब करीब ये भी 10 लाख करोड़ रुपए का। हम ऐसा ये 10-10 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स, हेल्थ, एजुकेशन, करीब ये 10, 20, 30 लाख करोड़ रुपए का करीब ये हो गया। आर्थिक पारदर्शिता आने पर एवं काला धन देश को मिलने पर देश की अर्थव्यवस्था अर्थात जीडीपी, देश की ग्रोथ रेट अर्थात विकास दर और साथ ही हमारे रुपए की कीमत क्या होगी और भारत की सैन्य शक्ति व आर्थिक ताकत दुनिया में अन्य देशों के मुकाबले कितनी बड़ी होगी तथा इस काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए साथ ही साम्राज्यवाद व पूंजीवाद के स्थान पर आध्यात्मिक समाजवाद में विकेंद्रित विकासवाद के द्वारा देश के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूरा विषय हम कल आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।